अस्सलाम वालेकुम। मेरा घर मेरी जन्नत ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं मनाजिर हुसैन। नाज़रीन, अब तक की जो अपडेट्स हैं वो मनाजिर कुछ देर पहले बुलेटिन में आपको बता चुके हैं। एक मिनट पर फिर मैं आपको बता देती हूँ कि 19,103 लोग जो हैं वो अब तक इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और 4,817 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं और इसके अलावा 440 अमवात वाक़ हो चुकी हैं। पाकिस्तान के सिनेरियो की हम ये बात कर रहे हैं। ओवरऑल तो पूरी दुनिया में लाखों लोग जो है वो इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। अब सबसे बेहतर जो काम हो सकता है और जो बार बार बताया भी जा रहा है वो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जाए। अगर लॉकडाउन को फ्लेक्सिबल किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गाफिल हो जाएं, क्योंकि वायरस अपनी जगह पर मौजूद है और केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इन केसेस को हमें कम करना है और अपने आप को बचाना है। जिस कदर हम महदूद रहेंगे उस कदर ही अपने आप को महफूज रख पाएंगे। गवर्नमेंट इस सिलसिले में जो इक़दाम कर रही है उसके हवाले से भी हम आपको आगाह कर रहे हैं। और एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम, जिसको हमने देखा कि पूरी दुनिया में सराहा भी गया और बाहर भी मीडिया में CNN की एक रिपोर्ट में इसको माशरती तहफ़्फ़ुज़ का एक बेहतरीन और सबसे अच्छा प्रोग्राम जो है करार दिया गया। अब इसी के सीक्वेंस में आगे जो है जी बिल्कुल जी एक नाहिद, और इस वक्त रिलीफ पैकेज वज़ीर-ए-आज़म के जो है वो मुआविन ख़ुसूसी बेरोजगार जो हैं अफराद को सानिया निश्तर साहिबा फराहम हमारे किया साथ जा लाइन रहा पर है। मौजूद हैं। उनके साथ हम गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सानिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया मैम ज्वाइन करने के लिए हमें इस ट्रांसमिशन में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम जिस तरह से गरीब तबके का एहसास कर रहे हैं, मुस्तहिक अफराद को एड्रेस कर रहे हैं, बिलाशुबा हुकूमत की एक ऐसी काविश है कि जिसको हर सतह पर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और हम भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको, आपकी टीम को, वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद पेश करेंगे। वेब पोर्टल का इजरा किया गया है बेरोज़गार अफराद के हवाले से। टाइगर फोर्स जो है उसका भी इस्तेमाल इसमें लाया जा रहा है कि वो लोग जो हैं इन रजिस्टर्ड करें इन अफराद को जो इसके लिए डिज़र्व करते हैं। ओवरऑल पैटर्न और प्रोसीजर क्या है? एहसास कैश रिलीफ प्रोग्राम से मिलता जुलता है या इसमें इस मरतबा कुछ नया तरीक़ाकार है? क्या बताएंगी आप हमें? जी, एहसास कैश डिसबर्समेंट के 4 कैटेगरीज हैं जी। मैं थोड़ा सा आपको पस मंजर बता देती हूँ क्योंकि जो आपका सवाल है फिर उसको समझने में ज़रा आसानी होगी। जी। पहली कैटेगरी जो है वो उन लोगों के लिए जो कफालत की हकदार हैं। ठीक है। दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें 8171 SMS स्कीम से लोग रजिस्टर हुए हैं। तीसरी कैटेगरी वो है जिसमें डिस्ट्रिक्ट से लिस्टें आई हैं और इन तीनों कैटेगरीज पे हम डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके वेल्थ प्रोफाइलिंग करेंगे। ठीक है। अब एक चौथी कैटेगरी आई है जिसकी फंडिंग वजीर आजम की जो कोविड फंड है उससे होगी और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन हकदारों की है वो एक वेब पोर्टल के जरिए होगी। राइट। मगर जो कैश डिसबर्समेंट का तरीकाकार है वो चारों कैटेगरीज का एक ही है और जो जांच पड़ताल का जो पैमाना है, जो तरीकेकार है, जो सेफ गार्ड्स हैं, जो रूल्स हैं, वो भी तमाम चारों कैटेगरीज में एक ही होंगे। तो चाहे जो भी एप्लीकेशन भरे, जो छुरी हम चलाएंगे डेटा एनालिटिक्स की वो बिल्कुल चारों कैटेगरीज में एक ही तरह चलेगी। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बता पाएंगी कि इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कितना टाइम दरकार होगा, क्या प्रोसीजर होगा? वो बेरोज़गार अफराद जिनको आप इसमें रजिस्टर करेंगे उसके बाद उन्हें फिर ये कैश भी दिया जाएगा, ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कर दीजिएगा ताकि लोगों को मालूम हो पाए। जी, जो 8171 SMS स्कीम हमने चलाई थी वो तकरीबन 3 हफ्ते खुली रही थी। ये जो वेब पोर्टल है ये कितने अरसे खुला रहेगा इसका तयन हम प्रोबेबली ट्यूसडे तक करके अनाउंस कर देंगे। ओके, ठीक है। और आपने ये भी बताया अपनी गुफ्तगू में अभी कि जो कोरोना फंड है उसको एहसास प्रोग्राम में मर्ज किया जा रहा है। इस हवाले से अगर थोड़ी सी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे किस तरह से ये सारा मैकेनिज्म आगे लेके जा रहे हैं? जी, जो कैटेगरी 1, 2 और 3 की फंडिंग थी जी, वो 144 अरब जो थे वो एहसास को मिले थे। तो कैटेगरी 1, 2, 3 की तो फंडिंग वहां से आई थी। अब वो जो बजट है उसमें से 83 बिलियन ऑलरेडी खर्च हो चुका है और हमारा जो अंदाजा है वो ये है कि अगले 2 हफ्ते में, मैक्सिमम 3 हफ्ते में ये 144 बिलियन डिसबर्स हो जाएंगे। अब कैटेगरी 4 की जो फंडिंग है वो पार्टली वजीर आजम की जो कोविड फंड है वो वहां से आएगी और पार्टली जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को जो बजट मिला है वो वहां से आएगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने भी यही फैसला किया है कि बेहतर है कि हम एहसास कैश से ही डिसबर्समेंट करें
क्योंकि गवर्नमेंट के पास और कोई डिस्बर्समेंट का तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। राइट। अच्छा मैम, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि टाइगर फोर्स के हवाले से, जिस तरह मैंने अपने अर्लियर क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा कि टाइगर फोर्स को कहा गया है कि हर ज़िले में अपना डेस्क बनाए, किस तरह से ये डेस्क तश्कील दिए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन जो है उसका लाया अमल क्या होगा? देखिए जी, ये जो वेब पोर्टल है ये ओपन फॉर ऑल है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन किसी के लिए भी भर सकता है, कोई भी स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं, कोई भी वॉलंटियर्स हों, कहाँ भी हों, किधर भी हों, वो भर सकते हैं। और वॉलंटियर्स को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अक्सर जो इस तबके के लोग होते हैं जिनसे ये एप्लीकेशन मांगी जाती हैं, वो प्रॉबेबली खुद वेब फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो चाहे उनके एम्प्लॉयर्स भरें, चाहे चेम्बर्स वाले लोग भरें, चाहे वॉलंटियर्स भरें, चाहे स्टूडेंट्स भरें, सबसे हम एप्लीकेशंस मैं अपील करती हूँ कि सब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनकी मदद करें। ठीक है। मगर दोबारा मैं कहूँगी कि जो भी एप्लीकेशंस आएंगी उन पे डेटा एनालिटिक्स का उसी तरह इतलाक होगा जैसे कि कैटेगरी 1 और 2 पे हुआ था और जो अब कैटेगरी 3 पे होगा। तो ये बिल्कुल ही एक रूल बेस्ड डेटा ड्रिवन एपॉलिटिकल एक्सरसाइज है जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है। डॉक्टर सानिया साहिबा, ये भी कहिएगा कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ, आप जिस तरह से उसको देख रही हैं, जिस तरह से सुपरवाइज कर रही हैं, हमने देखा पिछले दिनों आप खुद कॉल सेंटर्स में वहाँ पर जाके मौजूद थी, लोगों की शिकायत भी सुन रही थी। तो उस वक्त आपने अनाउंस किया था कि जो लोग कोई एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं या 12,000 पे किया जा रहा है लोगों को, और अगर कोई और उसमें से पैसे की डिमांड करता है तो हम उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। उस हवाले से हमें बताइएगा कि किस किस्म के भी कोई केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए, और अगर ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत मुश्किल काम है जो इस वक्त आप कर रही हैं, चैलेंजेस कोई आपको दरपेश हों इस हवाले से? जी, चैलेंजेस की तो एक लंबी लिस्ट है क्योंकि जब आप इतना बड़ा एक ऑपरेशन गिलगित से लेके कराची तक चलाते हैं, 10,000 से ज्यादा साइट्स पे पेमेंट हो रही हैं, तो चैलेंजेस तो होती हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंजेस और को हम ऑन ग्राउंड उनके बारे में जल्दी जानते हैं और उनके बारे में एक्शन भी करते हैं। तो जिस स्पेसिफिक चैलेंज की आप बात कर रही हैं वो ये है कि जब जो खास तौर पे दुकानों में जो रिटेलर्स होते हैं वो इन लोगों को पैसे देते हैं, तो उनकी एक तरीकेकार होता है कि जी उसमें से 500 काट लिए, 200 काट लिए, 1000 काट लिए, और ये बड़े बेचारे अनपढ़ मासूम लोग होते हैं, उनको वो ये कहते हैं कि जी ये नया टैक्स लगा है या हुकूमत ने अब ये कहा है कि ये 500 काट लें। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो बात की थी वो ये की थी कि ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन हो रहा है और मजीद आगे बढ़ेगा भी। पिछले 2-3 दिन पहले जब मैंने फिगर्स देखी थी तो कोई 300 से ज्यादा FIR मुल्क के काफी जगहों में कट चुकी थी, बहुत से लोगों को जेलों में भी डाला जा चुका था, और इस वक्त इस तरह की प्रैक्टिस की कोई टॉलरेंस नहीं है। क्योंकि जहां हम कैश डिस्बर्स करते हैं वहां हमारे साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, वो तमाम फुल फोर्स में मोबिलाइज्ड होती हैं और बहुत कड़ी विजिलेंस रखते हैं हम, मगर उसके बावजूद भी बदनवान अनासर तो हर जगह मौजूद होते हैं और उनकी हर तरह से हौसला शिकनी हो रही है और उन पे कानूनी एक्शन भी हो रहा है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, दो नुकात पर मबनी मेरा सवाल है, मैं चाहूँगा कि आप दोनों नुकात पे जो है वो बात करें। एक तो ये है कि किसी भी मामले को या किसी भी रिलीफ प्रोग्राम को जो है वो बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए सूरत हाल जो है उसको ऑब्ज़र्व करना भी ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ ये सूरत हाल है कि केसेस में गैर मामूली इजाफा हो रहा है और हालात जो हैं वो इस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मईशत का पहिया चलाने के लिए जो कारोबारी ज़िंदगी है उसको खोलें। दूसरी बात यह है कि जो सियासी इत्तेहाद है इसका हुसूल नागुज़ीर है, हम सियासी इत्तेहाद का फुकदान देख रहे हैं। दोनों नुकात पे आप किस तरह से कमेंट करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि एहसास इमरजेंसी कैश को हमने बिल्कुल एपॉलिटिकल रखा हुआ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। इसका डैशबोर्ड जो है जो pass.gov.pk पे है वो वहाँ कोई भी जा सकता है, वो देख सकता है कि तहसील लेवल तक किस तरह से पैसे जा रहे हैं, कितने लोगों को कितने पैसे जा रहे हैं, और उस डैशबोर्ड को देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कोई सियासत नहीं हो रही। खास तौर पे जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की जो इत्तेहादी नहीं है
उनसे भी ऐसे ही सलूक हो रहा है जैसे कि उन फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ हो रहा है जहां फेडरल गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं। तो एहसास में कोई सियासत नहीं होती और उसका एविडेंस, मुंह बोला सबूत, वो पोर्टल है जो आप कोई भी जाके उसको देख सकता है। राइट। हमने इस स्कीम को तश्कील देते हुए भी बिल्कुल तमाम जो वफाक की इकाइयां हैं उनको एक तरह हमने उनको टेबल पे लाए, उनसे मशावरत की, जो तरीक़ेकार थे ट्रांसपेरेंटली उनसे शेयर किए। जो हमारी रोजाना 5 बजे मीटिंग होती है डिसबर्समेंट की, हम जायजा लेते हैं, प्रॉब्लम्स का जायजा लेते हैं, उसमें तमाम 7 फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उनके नुमाइंदों से एक ही तरह का सलूक होता है। आपने देखा होगा कि एनसीओसी में भी जो कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, वहां पे भी तमाम वफाक की इकाइयां एक ही तरह स्क्रीन पे मौजूद होती हैं। तो हर तरह से इस बात को मलहूज रखा जा रहा है कि कोरोना वायरस के रिस्पांस में, एहसास कैश की डिसबर्समेंट में किसी तरह कोई सियासत ना खेली जाए। और जहां तक कोरोना वायरस से बचाव का ताल्लुक है, उसमें हिफाजती तदाबीर हर तरह से ली जा रही हैं। और एहसास इमरजेंसी कैश की डिसबर्समेंट में भी आपने देखा होगा लाइनों में फासला रखना, जो मशीनें हैं उनको अल्कोहल स्वाब से साफ रखना, हाथों का धुलवाना, हर किस्म की जो हिफाजती तदाबीर जो गाइडलाइंस में लिखी गई हैं उनको प्रैक्टिस करना। मैडम बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि तमाम जो तजावीज़ हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन एक दिन में 989 केसेस का इजाफा हुआ है और अब हम सूरत हाल के पेश नज़र मजीद कारोबार ज़िंदगी जो है उसको खोलने जा रहे हैं, लॉकडाउन में फ्लेक्सिबिलिटी जो लाने जा रहे हैं। आपके ख्याल में ये वक्त मौसम तरीन है, हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है इस बारे में? जी, ये एक बहुत ही फाइन लाइन है कि आपने लोगों को, जो हमारी जो 160 मिलियन से ऊपर ऐसी हमारी पॉपुलेशन है जो कि डेली वेजेस पे सबसिस्ट करती है, और अभी कल हमारी एक रिपोर्ट भी आ रही है जिसमें ये डेटा शाया हो रहा है। तो 160 मिलियन लोग जो हैं वो डेली वेजेस पे, पीस रेट वेजेस पे, फोर्टनाइट वेजेस पे सबसिस्ट करते हैं, और इस वक्त वो बिल्कुल ही भूख के धाने पे खड़े हैं। बिल्कुल एक तरफ ये है और दूसरी तरफ बचाव, बीमारी से बचाव है जो हर सूरत में हमने करना है। तो ये बहुत ही फाइन लाइन होती है, और इस फाइन लाइन की जो नजाकत है उसको मलहूज रखते हुए ही फैसले हो रहे हैं, और बहुत ऊंची सतह पे हो रहे हैं, और हर चीज को मद्देनजर रख के ही फैसले किए जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एक मुश्किल फैसले हैं, लेकिन एक हॉलिस्टिक अप्रोच के तहत जाहिर है कि आगे बढ़ा जा रहा है। डॉक्टर सानिया साहिबा, 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को ये 12,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। अब तक जो फिगर बताया जा रहा है तकरीबन 68 लाख से ज़ायद ख़ानदान हैं जिनमें ये तकसीम हो चुके हैं। आप हमें मज़ीद बताइएगा कि सही फिगर क्या है, और बाकी जो ख़ानदान है कब तक, किस फेज़ में उनको ये सारा जो है कैश डिलीवर कर दिया जाएगा? जी, अभी तक 6.82 मिलियन खानदानों को ये इमदाद दी जा चुकी है। 83 बिलियन डिस्पर्स हो चुके हैं। फेज 1 में 4.2 मिलियन लोगों को इमदाद दी जा चुकी है। फेज 2 जो है उसमें तकरीबन 2.7 मिलियन खानदानों को इमदाद दी जा चुकी है। फेज 2 की ऑपरेशन जारी हैं, और फेज 3 की ऑपरेशन मिडल ऑफ नेक्स्ट वीक तक शुरू हो जाएंगी। यानी ईद से पहले ये एक्सपेक्ट करें कि ये काम काफी हद तक मुकम्मल हो जाएगा? जी हाँ, फेज 2 और 3 की जो डिस्बर्समेंट्स हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ईद से पहले ये मरहला कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम कैटेगरी 4 की डिस्बर्समेंट्स का काम इंशाल्लाह फौरन इसके बाद शुरू कर देंगे। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन में जिस फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, कल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यही इंदिया दिया कि पावर लूम्स को काम करने की इजाज़त दे रहे हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और होम अप्लायंसेस को खोलने जा रहे हैं। तो कब तक बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो जाएगा? क्योंकि अगर हमने कारोबारी ज़िंदगी ग्रॉस रूट लेवल पर चलाना है तो फिर यकीनन ईद का ये सीज़न है, और एक जो छोटा कारोबारी फ़र्द है वो ये चाहता है कि उसका ये सीज़न लगे, उसका मईशत का पहिया चले। क्या कहेंगे आप? जी, इस सिलसिले में जो हतमी फैसला है वो एनसीओसी के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह जल्द कर दिया जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा,
मैं चाहूँगी कि आखिर में आप कोई मैसेज उन लोगों को जिनको ये कैश डिलीवर किया जा रहा है, आपने कहा कि हम हर मुमकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जाए और ऐसे इकदाम किए जाएं कि ये वायरस फैले ना, कोई ऐसा मैसेज इस प्लेटफॉर्म से आप उन लोगों को देना चाहेंगे जो कैश लेने के लिए जाते हैं या उसका वेट कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपके PTV के तवज्जुह से मैं लोगों को एक दो अहम पैगामात देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल लोग मुझसे बहुत पूछते हैं। बहुत से लोगों को ये मैसेज आया हुआ है कि आपकी जांच पड़ताल अभी जारी है, और जो मुझसे सबसे कॉमन सवाल होता है वो ये होता है कि हमें कब मैसेज आएगा। तो आपके तवज्जुह से मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगले हफ्ते, ये जो कल हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में तमाम लोगों को हतमी जो मैसेजेस हैं वो चले जाएंगे। जी। जो हकदार नहीं हैं उनको भी, जो हकदार हैं उनको भी चले जाएंगे, और जो हकदार हैं उनको तारीख वाले मैसेजेस भी चले जाएंगे। ठीक है। क्योंकि पेमेंट लेने लोग तभी आ सकते हैं जब उनको तारीख वाला मैसेज आए, नंबर 1। ठीक है। आपके तवज्जुह से मैं उन लोगों को भी मैसेज देना चाहती हूँ जिनको पेमेंट के हसूल में मुश्किलात हैं, इस वजह से कि उनके अंगूठे का निशान काम नहीं कर रहा। उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि उनके लिए नादरा के दफातर खोल दिए गए हैं, और अगले हफ्ते वो जाके अपने अंगूठों की तस्दीक दोबारा से करा लें ताकि उनको पेमेंट के हसूल में आसानी हो। नंबर 3, कुछ लोगों को ये भी मुश्किलात का सामना है कि उनके घराने में जिसको पेमेंट की नोटिफिकेशन आई हुई है, उनकी डेथ हो गई है। उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जब नादरा के दफ्तर खुल जाएं तो आप नादरा के दफातर में जाके डेथ सर्टिफिकेट जमा कराएं, ताकि आपके खानदान में जो नेक्स्ट पर्सन हो जिसको ऑथराइजेशन हो सके, उसको पेमेंट की नोटिफिकेशन जा सके। और चौथी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये 12,000 रुपए की जो इमदाद है, ये हुकूमत इसलिए दे रही है ताकि जो मुस्तहिक अफराद हैं वो कम से कम अपने घर में राशन डाल सकें। मगर राशन डालने के बाद आपसे पूरी हमारी इस्तदा है कि आप जितना हो सके तमाम हिफाजती तदाबीर को मलहूज रखें, ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, ताकि ये जो मुश्किल वक्त है ये जल्दी से जल्दी गुजर जाए, और हम इंशाअल्लाह पहले की तरह जिंदगी गुजार सकें। मगर उसके लिए इस वक्त हिफाजती तदाबीर लेनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सानिया निश्चित साहिबा, चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, और गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है उस हवाले से वो हमें आगाह कर रही थी, और ख़ास तौर पर जो वेब पोर्टल जिसका आगाज़ किया जा रहा है बेरोज़गार अफराद को, उसमें रजिस्टर किया जाएगा और उन्हें भी 12,000 रुपये जो है वो एक जो सारा प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर के बाद उनको दिए जाएंगे। और बार बार मनाजिर वो ये कह रही हैं, ये सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन यह है कि अब चूंकि बेरोजगार अफराद के हवाले से भी एहसास किया गया है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि मौजूदा सूरत हाल में आवाम ने हुकूमत को एक बड़ा रिलीफ दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। इसके अलावा सनती शोबे को हर मुमकिन रिलीफ जो है वो उसकी फराहमी यकीनी बनाई जा रही है, जबकि टाइगर फोर्स है उसका हर जिले में एक अपना डेस्क बनाया जा रहा है ताकि बेरोजगार लोगों को जो उसमें रजिस्टर किया जा सके। माहिर तालीम हमारे साथ हैं जी, इस वक्त फैसल मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जून में जो है वो आगाज़ किया जा रहा है, स्कूल्स वगैरह खुल जाएंगे, और बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से खबरें आ रही थी कि शायद मंडे से ही खुलने जा रही हैं। तो ओवरऑल इस सारे सिस्टम पे हम उनसे बात कर लेते हैं कि क्या मेजर्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल मुश्ताक साहब हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा फैसल साहब के जून के हवाले से इंदिया दिया जा रहा है कि स्कूल्स वगैरह जो हैं वो रीओपन हो जाएंगे, तो किस तरह से ये सारा एक सिस्टम आप लोग डेवलप करेंगे, क्या मेजर्स लेंगे कि जाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो एक क्लास में इकट्ठे होते हैं, तो क्या होगा, किस तरह से आप लोग इसको टेकअप करेंगे इस इशू को? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मैंने जैसे पहले भी कहा है, दूसरी जंग अजीम के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल का, तालीम का, कॉलेजेस का क्लोजर है। तो इससे अभी बेतहाशा दुनिया में बिलियंस में, बल्कि यूनेस्को ने भी इस पे रिपोर्ट अभी शाया की है। अभी हुकूमत पाकिस्तान ने एक नेशनल कमांड सेंटर है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उनके पर्सपेक्टिव के मुताबिक कि अभी तो स्कूल्स गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 जून को खोल दिए जाएंगे, लेकिन अगर ये लेट्स से कि ये जून में नहीं खुलते, ये जुलाई में खुलते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगस्त में खुलते हैं, तो इसकी पूरी तैयारी तालीमी सेक्टर को करनी चाहिए। और जैसे निजी सेक्टर के अंदर हमने तो ये प्लान किया हुआ है कि इंशाल्लाह ईद के बाद 1 जून से जो ऑनलाइन एजुकेशन है, पहले जो पिछले 1.5 महीने पढ़ाई हुई है उसमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो उसका फीडबैक है,
जो चीजें उसमें सही हुई हैं और जो चीजें गलत हुई हैं, हम उनसे सीख के आगे इंश्योर करना है कि बच्चों की जो तालीम और तरबियत का जो मामलात हैं, इसको हमने कैचअप करना है जून में और जुलाई में। जी। अगर तो स्कूल खुल जाते हैं तो फिर तो जो निसाबी अमल जो उनका मिस हुआ है, जो उन्होंने सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे, तो उसको कैचअप कराएंगे। उसमें मतलब मुख्तलिफ चीजें हैं। स्कूल का टाइम 8 बजे से 3:30 बजे तक लेके जाएंगे हम लोग। मैं सैटरडे को भी क्लासेस ऑन करूंगा और फोकस जो है वो कोर निसाब पे होगा, मतलब इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू। मतलब कि जो दूसरी जो गैर निसाबी, आप कह लें नीम निसाबी सरगर्मियां हैं, वो बाद में करेंगे। तो प्लान ए यही है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करे, स्कूल खुल जाए। प्लान बी है ऑनलाइन एजुकेशन, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स है, इसमें बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो गूगल क्लासरूम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट MS टीम्स हैं। और जैसे हमारा स्कूल है, हमने 3 साल पहले से मेहनत की हुई थी, हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है मैट्रिक्स का। अब वो एंड्रॉइड और iOS और इंटरनेट यूजर्स के पास अवेलेबल है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, 3 बड़े मसले हैं ऑनलाइन एजुकेशन पे। वो है एक क्वालिटी का, एक है कनेक्टिविटी का और एक है एक्सेस का। हर अर्बन एरिया के अंदर नहीं है, हमारे देही इलाके हैं, हमारे दूर दराज के स्कूल हैं, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी तो देखिए पाकिस्तान में सार्फिन टोटल 7.5 करोड़ है, जबकि मोबाइल सार्फिन जो हैं, जो सिमें हैं, वो 16.5 करोड़ हैं, लेकिन 10 करोड़ लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो कहा यह जाता है कि आपको ई लर्निंग से, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग से आहिस्ता आहिस्ता एम लर्निंग, मोबाइल बेस्ड लर्निंग की तरफ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि स्केल वहां पे है जी। उसके बाद हमने ये भी देखना है कि हमने जो इंटरनेट के मसाइल हैं हर जगह वो अवेलेबल नहीं है, तो जो टेली स्कूल का क़याम है आप लोगों का, PTV का और एजुकेशन का, ये एक बड़ा बेहतरीन स्टेप है उस अमल में। और ये इसके भी बहुत फायदे हैं, इस पे कंटेंट है, इस पे एक्सेसिबल है। इसमें ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं बड़ी, जैसे पाकिस्तान के अंदर वारिद हो गया, यूफोन हो गया, टेलेनॉर, जैज, इनका हमारे जैसे तालीमी इदारों के साथ कोलैबोरेशन करना, पार्टनरशिप करना, हमारे जैसे निजी इदारों का आप लोगों के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ, PTV के साथ पार्टनरशिप करना अभी बहुत जरूरत है। क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये जो निसाब है, ये जो निसाबी सरगर्मियां हैं, ये हम सबको शेयर करनी है। तो कहीं पे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज होंगे, कहीं पे टेली प्लेटफॉर्म यूज होंगे, कहीं पे ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म यूज होंगे और कहीं पे विजिबल मतलब एक्चुअल स्कूल का इस्तेमाल होगा। राइट। अच्छा फैसल साहब, ये आपने तकनीकी एतबार से बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और अल्लाह करे कि सूरत हाल जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न हो। लेकिन कोई भी डिसीजन करें हम, एक आकिल और बालिग फ़र्द जो है उसको अपनी इंटेंशन के साथ जो है उस पर अमल पैरा होता है, लेकिन बच्चों के हवाले से हमें खुसूसी तौर पर जो वो ज़रा केयरफुल होना पड़ता है, उन पर चेक एंड बैलेंस भी रखना पड़ता है कि जो SOPs हैं या बच्चों का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जा सके। अगर इस प्लान के मुताबिक स्कूल खुलते हैं तो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हवाले से जो स्कूल्स मैनेजमेंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा? बिलखसूस आपके जहन में इस हवाले से क्या प्लान है कि किस तरह से इंश्योर करेंगे चाइल्ड सेफ्टी? जी देखिए, पहली तो चीज है कि इस तरह के मामले में, इस बुरहान में रिस्क तो लिया ही नहीं जा सकता जब तक कि गवर्नमेंट और हुकूमत ऑर्डर नहीं देगी। और हमारे मुल्क में आपको पता है नेशनल कमांड सेंटर बैठा हुआ है और बड़े एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मामलात को देखा जा रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि अगर लेट्स से कि मई का महीना नहीं, जून मिड के अंदर चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो एज फार एज स्कूल इज कंसर्न, देखिए चीन के अंदर भी सारे तालीमी इदारे खुल गए हैं। वो 1-2 तस्वीरें हमने इंटरनेट पे देखी हैं जिसपे बच्चों ने बहुत ज्यादा वो सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने किया हुआ है और बहुत ज्यादा शील्ड्स पहनी हुई हैं। वो चीजें पाकिस्तान में भी हो जाएंगी, लेकिन उसका एज सच फैसल साहब क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे वो सारी चीजें? आप लोग जो बड़े इदारे हैं वो तो ऑब्वियसली इसको किसी ना किसी तरह समहाउ मैनेज कर लेंगे, जो छोटे इदारे हैं वो कैसे करेंगे? कुछ आप लोगों की तरफ से सजेशंस हो, या जो बड़े इदारे हैं उनकी कोलैबोरेशन से छोटे जो इदारे हैं उनको अगर आप लोग फैसिलिटेट कर सकें। अब मिलकर हमें आगे बढ़ना होगा ना इस सिस्टम को, तभी हम बेहतर बना सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम। ये बड़े अदारे भी वो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बेसिक हमें अपने, वो जैसे कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है भाई, आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी एंड हाइजीन रिजीम है, देखिए जो बेसिक चीजें हैं वो जो शशके हैं वो हम छोड़ दें, जैसे सैनिटेशन, जैसे डिसइंफेक्शन हैं,
जैसे स्कूल के अंदर के बाकी जो हेल्थ एंड हाइजीन की बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, नंबर 1। नंबर 2, हर स्कूल में क्लासरूम्स होता है जहाँ बच्चों को आपने बिठाया हुआ है, ज्यादा बच्चे, लगभग से 30 बच्चे हैं, आप क्लास डिवाइड कर सकते हो 15-15 की। उस पर आपको ऑपरेशनल इश्यूज आएंगे कि भाई चलो टीचर्स जो हैं वो टाइम टेबल मैनेज करना होता है, लेकिन ये टाइम है कि आप सारे स्टाफ को, लाइब्रेरियन को भी टीचिंग में आपने डालना पड़ेगा, आपको जो स्कूल काउंसलर है वो भी टीच करेगा, प्रिंसिपल भी टीच करेगी, अब एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी टीचर। सबसे बड़ी जो एहतियाती तदाबीर है एक ये कि आप जब आपको गवर्नमेंट क्लियरेंस देती है आप तब तालीमी इदारे खोलें इंशाल्लाह। दूसरी चीज ये है कि स्कूल के अंदर हेल्थ हाइजीन जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज है क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग हर बंदा क्रिएट कर सकता है, वो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और चौथी चीज है मास्क बच्चे सारे पहन के आए, मास्क पहन के आए। जो शील्ड्स हैं वो भी अभी मतलब कि वो सस्ती हैं, पाकिस्तान में आ गई हैं, तो इंशाल्लाह तो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पूरा जो तालीमी जो उनका निसाब है वो ऑनलाइन वर्चुअली सारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अभी माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया है, मैं आपको बताता Exactly, बिल्कुल। पाकिस्तानी वालिदैन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और उसके बाद असातिज़ा ने अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि सारा बर्डन तो वालिदैन पे चला गया ना जी। आप बच्चा घर पे बैठे, अब माँ बच्चे को रेजिमेंट कर रही, माँ बच्चे को फादर डिसिप्लिन कर रहा। अंग्रेजी में कहा जाता है कि वालिदैन बच्चों के साथ इस तरह के हालात में INGs करें, उनको मॉडरेट करें, उनको मसलन के उनकी स्लीपिंग को मॉडरेट करें, उनको रीडिंग को, उनकी वॉकिंग को, उनकी टॉकिंग को, उनकी प्लेइंग को, उनकी थिंकिंग को। आप समझ गए? तो बच्चों को टाइम पे सुलाएं, सुबह सवेरे उनको उठाया जाए और उनकी घर के अंदर बुक बेसिक चीजों से जो उनके पैशन। फैसल साहब, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है कि सारा बर्डन जो है वो वालिदैन पर चला गया है। उनके लिए जाहिर है कि बच्चों को लुक आफ्टर करना और 24/7 वाली जो जॉब, चले कुछ टाइम बच्चे स्कूल में गुजार लेते थे, अब वो घरों में ही है। 20% डिस्काउंट के हवाले से अनाउंस किया गया था कि जो है वो बच्चों की फ़ी में किया जाएगा। अब इसके बाद जो मेजर्स लिए जाएंगे, मास्क की बात कर रहे हैं, शील्ड्स की बात हो रही है, या दीगर हिफाजती जो इकदाम किए जाएंगे, क्या वो अब बर्डन दोबारा फिर वालिदैन पर तो नहीं डाल दिया जाएगा कि वो जो डिस्काउंट हुआ था अब इस तरह से उसमें हो जाए? जरा इसको भी मेरा ख्याल है कि हमें सोचने की जरूरत है कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जी मैडम, ऐसी कोई बात नहीं, कोई इंशाल्लाह बर्डन पेरेंट्स पे नहीं आएगा। जो 20% डिस्काउंट का जो हुकूमती फैसला था चारों सूबों के अंदर, वो गवर्नमेंट का नोटिस था, वो उसी तरीके से जो स्टैंडर्ड एंड फुल पेइंग पेरेंट्स हैं उन सब पे तमाम निजी स्कूलों ने पास कर दिया। ये जो 2 महीने का जो था, मई जून का, अप्रैल एंड मई का, तो उस पे प्राइवेट सेक्टर हमेशा गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहा है। वो थोड़ा सा जो प्राइवेट स्कूलों का बयानिया है वो पिछले 4 सालों में काफी खराब हो चुका हुआ है, इसलिए लोग समझते हैं क्योंकि वो तो पब्लिक सेक्टर का अपना काम होता है, निजी सेक्टर तो बाय चॉइस होता है। तो जो भी हुकूमती फैसले होते हैं, रेगुलेटरी निजाम पाकिस्तान में बहुत मजबूत है। आपको याद रहे जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, उसके बाद से चारों और गिलगित बल्टिस्तान और आजाद जम्मू एंड कश्मीर में तालीम का रेगुलेटर एक बड़े मुस्बित और बड़ा मुतहरिक किस्म का इदारा है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वालिदैन और साथिया के इंटरेस्ट सबसे सामने रख के ये चीजें राइट साहब ने मिलकर के इन मामलात को हल करना है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब जी। और ओवरऑल इस वक्त जो सिचुएशन है, स्कूल्स क्या किरदार अदा कर रहे हैं और आगे जो प्लान्स बनाए हुए हैं, जाहिर है कि बच्चों ने स्कूल जाना है, किस तरह से मेजर्स लिए जाएंगे, कैसे बच्चों को क्लासेस में बिठाया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग को भी बरकरार और इसके हवाले से जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसका भी एक अहम रोल है। और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो इस टारगेट को अचीव करने के हवाले से बच्चों को, वालिदैन को, निज़ाम तालीम को मजमूई तौर पर फैसिलिटेट करने के हवाले से क्या रोल अदा कर रहा है। राय मंजूर नासिर साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आप लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह राय साहब, दुआ है कि आप भी महफूज हों। राय साहब ये कहिएगा कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ऑनलाइन निसाब की फराहमी के हवाले से क्या मावनत फराहम कर रहा है, आपकी क्या खिदमात हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में बच्चों को निज़ाम तालीम की जो फराहमी है उसका एक तसलसल चलता रहे, वालिदैन को फैसिलिटेट किया जाए, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट किया जाए, स्कूल्स को फैसिलिटेट किया जाए, तो आपका मजमूई तौर पर क्या किरदार है इस गोल को अचीव करने में? जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि नॉर्मली तो अभी आप लोग जैसे फैसल मुश्ताक साहब को ले रहे थे जी, और मैडम उनसे पूछ रही थी कि आपके जो बड़े इदारे हैं, देखिए ये तो चंद लोगों को केटर करते हैं, परसेंटेज में जाएंगे तो इनका 1% भी नहीं बनता। ये किसी आम गरीब बच्चे की बात करें ना तो वो गरीब के लिए आपने मुझे सही लाइन पे लिया है
हमारे देखे ना, गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट है जो करोड़ों बच्चों को पढ़ा रही है। जैसे चंद कैंपसेस होते हैं, एक ये पोश ऊपर की गुफ्तगू है जो चले हो गई और वो लशपश सारा हो गया। मैं अब फर्ज करता हूँ कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, एक तो सूबा पंजाब आपको पता है कि 11 करोड़ की आबादी है, उसकी सारी जितनी प्राइमरी स्कूल की किताबें हैं, बल्कि हाई स्कूल तक, ये नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक, वो सारी किताबों का सिलेबस तैयार करना। करिकुलम वो जरा मुश्किल नाम था इसलिए मैंने नहीं लिखा उसमें। करिकुलम भी हम लोग बनाते हैं और उसके बाद वो किताबें तकरीबन को 15 करोड़ किताब छपती है सालाना, जो कि सारे स्कूलों में मुफ्त तकसीम की जाती है। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही किताबें जाती हैं, लिटरेसी डिपार्टमेंट में भी जाती हैं, और पहले आजाद कश्मीर में भी थी, अब उन्होंने अपना बोर्ड बना लिया है। एक तो इसका कैनवस बहुत बड़ा है हमारे बोर्ड का। दूसरा ये है कि ये कोरोना एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी चीज आई है जो आपको पता है ह्यूमन हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं और ना इसकी कोई तैयारी थी, ऐसे आनन फानन हुआ है। लेकिन इस दौरान एक हमने काम किया है किसी भी तरीके से मुश्किल आसानी से करके कि हमने अपनी सारी किताबें जो है ना वो हमने ऑनलाइन कर दी हैं। लेकिन अब सवाल यही पैदा होता है कि ऑनलाइन भी कितने लोग हैं गांव में। मैंने कहा आप तो इस्लामाबाद में बैठ के उस तरह की बात करते हैं जो शायद अमेरिका में भी नहीं है। वो मैं भी किसी जमाने में पीटीवी किया करता था, आपकी जगह पे न्यूज मॉर्निंग मेरा प्रोग्राम आता था, तो मैंने एक मिनिस्टर साहब से एक लेटर पढ़ा कि जी एक बच्ची कहती है मेरे पास स्कूल नहीं है, तो उन्होंने कहा जी वो ऑनलाइन पढ़ लें। भाई बच्ची के घर में साइकिल नहीं है, ऑनलाइन कहाँ से पढ़ेगी। ऑनलाइन की हद तक तो हमारी सारी बुक्स जो है नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट तक, यानी उसमें एसएससी एफएस सारी चीजें शामिल है, वो हमने ऑनलाइन कर दी है। उसमें साइंस भी है, आर्ट्स भी है, फिर उसमें ये भी चॉइस है कि आप किताबी शक्ल में पढ़ना चाहते हैं या आप उसको वीडियो फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं। अभी भी हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है मजीद इंप्रूव करने के लिए है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑनेस्ट टू गॉड इसकी कोई समझ नहीं आ रही। मसलन अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज अ रॉकेट साइंस। आपका एक कमरा है जिसमें 40 बच्चे कुर्सी के साथ कुर्सी जोड़ के बैठे हुए हैं, आप उनको जब सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है उनकी कुर्सियां दूर उठाएंगे तो वहां बच्चे रह जाएंगे 15 या 10 रह जाएंगे, तो बाकी के लिए फिर आपको ज्यादा क्लासरूम चाहिए, ज्यादा टीचर कहां से लेके आएंगे। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत बड़ी, यूर राइट के रॉकेट साइंस है, इसको देखना पड़ेगा। और पंजाब और जो दूसरे रूरल एरियाज में देख लें या बाकी सूबों में देख लें, जो भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहां पे चैलेंजेस डिफरेंट है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। राय साहब ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि ये बड़ा एक अच्छा स्टेप आप लोगों की जानिब से कि ऑनलाइन सारी बुक्स जो हैं वो आप लोगों ने वो उसको कन्वर्ट कर लिया है, वीडियोस की शक्ल में भी हैं, विजुअल्स हैं, लोग पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं बच्चे, लेकिन एक्सेस का इशू अपनी जगह पे मौजूद है। पीटीवी की तरफ से जो एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया टेली स्कूल्स का, आप उस हवाले से भी आप आगाह होंगे, इसको आप कैसे देखते हैं कि किस हद तक वो बच्चे जो नहीं देख सकते हैं, जिनकी एक्सेस नहीं है इंटरनेट तक, वो पीटीवी पर बैठकर जो है वो अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। इसको कैसे देख सकते हैं कि पीटीवी के देखने से कितना फायदा होगा? अच्छा, पीटीवी का ये है जी कि हमारी तो मैंने कहा क्योंकि मैं खुद पीटीवी के बहुत मैंने किया हुआ है तो 8 साल इससे एज एंकर पर्सन, हमारी तो समझे ये माँ का एक दर्जा है पीटीवी का और इससे एक बड़ी मोहब्बत है। और ऑनेस्ट टू गॉड मैं बताऊं कि मैं ये सोच रहा था कि काश ये पीटीवी शुरू करे और पीटीवी ने शुरू कर दिया। कोई मेरे दिमाग में ये तजवीज़ ही होता है कि मैंने किसी से डिस्कस किया, क्रेडिट जाता है पीटीवी को। अब जरूरत इस वक्त ये है कि एक हमारा इदारा है पीएमआईयू, अच्छा वो भी महकमा तालीम का एक इदारा होता है। पीएमआईयू वालों ने भी ये कुछ वीडियोस की हैं, उसके अलावा पीआईटीपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड वालों ने की है, हमने की है। अगर ये कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो जाए ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, बजाय कि उसी वो एक वीडियो 6 लोग बना रहे हों, यानी वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि जो ऑलरेडी चीजें मौजूद हैं उससे ज्यादा डबल पैसे एनर्जी वेस्ट ना की जाए। लेकिन ये बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, एंड अगेन क्रेडिट गोज टू आवर ओन पीटीवी। राइट। अच्छा, ये कहिएगा राय साहब के क्वालिटी, एक्सेस और कनेक्टिविटी के इश्यूज अपनी जगह पे हैं। माहिर तालीम होने के नाते मुख्तलिफ जो हैं वो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि वालिदैन को भी और साथ ही साथ इदारों को भी और तालीम से वाबस्ता अफराद को भी। तो मजमूई तौर पर अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, तो इसके फ़रोग के लिए हमें वसाइल भी दरकार होंगे। तो आने वाले वक्त की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जो स्ट्रेटजी डेवलप करने की ज़रूरत है उस पर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जी, अब आप देख रहे हैं कि वसाइल का 2 तरह से मसला है। एक तो देखें ना, गवर्नमेंट के पास वसाइल कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है शहरियों से और वो उसके वसाइल होते हैं। अच्छा, जब कारोबार इतनी बुरी तरह से मुतासर हुआ है तो जाहिर सी बात है कि टैक्स भी उस तरह से इकट्ठा नहीं हो पाएगा। जब टैक्स इकट्ठा नहीं हो पाएगा तो मईशत और नीचे जाएगी, जबकि कोरोना की सूरत हाल में आपने दुरुस्त फरमाया कि हमें ज्यादा वसाइल की जरूरत होगी। ये बहुत एक मुश्किल सूरत हाल है।
لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بھی تقریباً ہفتے میں کچھ 4 دن، حالانکہ ہمارا لاک ڈاؤن ہے لیکن نہ کرتے 4 دن ہم دفتر ضرور جاتے ہیں اور اس کا ساری چیزوں پہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کو ہم NGOs کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں سامنے آئیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں بار بار کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی خدمت، تو ہم نے کہا جی اب خدمت کرنے کا ٹائم آ گیا، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ باقی یہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہمارا ہے یہ کافی ویل اکوپڈ ہے ایسی چیزوں سے، آلریڈی ڈینگی کے پروگرام اور کچھ چیزیں آلریڈی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کافی انہوں نے اچھے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کام تھوڑے کوشش ہوگی کہ تھوڑے پیسے لگا کے، لیکن کچھ پیسے لگانے ضرور پڑیں گے، کم سے کم رقم خرچ کر کے اس کا کوئی حل بہرحال ضرور کرنا پڑے گا۔ اچھا ٹھیک ہے رائے صاحب، ایک بڑا انٹرسٹنگ سا انالیسس آج کل چل رہا ہے کہ جب پوسٹ کرونا اگر ایج کو ہم دیکھیں گے تو ہیلتھ سیکٹر میں اور ایجوکیشن سیکٹر میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اب ہم ای لرننگ کی طرف جا رہے ہیں، زیادہ آن لائن کلاسز کا ظاہر ہے کہ آغاز کر دیا گیا، مجبوری ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ کتنی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں آئے گی؟ ایجوکیشن سسٹم میں تو بہت تبدیلیاں آ جائیں گی، نو ڈاؤٹ، بلکہ پورا ایک لائف سٹائل بدل جائے گا۔ آپ اسے پازیٹیو دیکھتے ہیں؟ پازیٹیو تو نہیں، بس اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے، ہماری جو اصل زندگی تھی وہ ہمیں واپس ہو جائے۔ نہیں، ایک تبدیلی پوری دنیا جس جدید ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے اور جو ممالک اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، وسائل کا بھی ایشو تھا، دیگر بھی ایشوز سے، لیکن اس سینس میں یہ تو ہوا ایٹ لیسٹ کہ آپ بھی اسی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، آپ کی عوام بھی ایک بہت بڑی تعداد میں اس کو استعمال کر رہی ہے، تو یہ بھی اس طرف سے دیکھا جائے تو پازیٹیو ہے ہمارے لیے۔ ٹیکنالوجی دیکھیے ایک حد تک فیسیلیٹیٹ تو کرتی ہے، وہ مددگار ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر دیکھیں نا سارا ٹیکنالوجی پہ چلتا ہوتا تو یہ ہارورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ، کیمبرج یہ ساری بند ہو جاتی اور سارے لوگ گھروں میں لیپ ٹاپ رکھ لیتے اور استاد پڑھا دیتے۔ یہ جو ہیومن انٹریکشن ہے نا 1 to 1، اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی مقصد رکھا ہے۔ یہ جو انٹرنیٹ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے بھی بنا سکتا تھا تو قرآن پاک نازل ہو جاتا اور سارے انٹرنیٹ سے پڑھ لیتے۔ اللہ نے اپنا نبی بھیجا ہے سامنے ہمنے انسان کی شکل میں۔ یہ ہیومن انٹریکشن والی بات کو ٹیکنالوجی میں ہو سکتی ہی نہیں ہے کسی بھی طور پہ۔ اگر میں ابھی اسٹوڈیو میں ہوتا تو ہماری بات چیت کا انداز ہی اور ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں تو اور ہے، لیکن PMIU کے حوالے سے بات کی تھی ایک فکر مجھے اجازت ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دور میں یہ کرونا کی وبا اور یہ ایک عذاب کی شکل میں آیا ہے جب اس کا کوئی نہ کوئی حل ٹیکنالوجی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا PMIU کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ اگر ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کی جائے فیڈرل کے ساتھ مل کر تو یہ سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تو رائے صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی سلسلے کو جو ٹیلی اسکول کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے بہت زبردست انیشیٹو ہے، اس کو بعد میں بھی جاری رہنا چاہیے، چلنا چاہیے؟ وہ بچے جن کے ایکسس نہیں ہے، وہ اسکولز میں نہیں جا سکتے، فار فلنگ ایریاز میں جو بچے تعلیم سے محروم ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، ان کو فائدہ ہوگا اس سے؟ ابھی وفاقی حکومت نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ ہمارا یہ جو کریکولم ہے نا، سلیبس جو عام الفاظ میں لوگ کہتے ہیں، یہ سارے بورڈ الگ الگ بناتے تھے، سارے صوبے اپنا اپنا بناتے تھے۔ ابھی موجودہ گورنمنٹ نے کہا کہ ایک قومی سلیبس بنایا جائے گا، وہ قومی سلیبس جو ہے انہوں نے پرائمری تک تیار کر لیا ہے، اگلے سال مڈل تک اور اس سے اگلے سال انٹرمیڈیٹ تک۔ یہ چینل بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایک چینل اگر ڈیڈیکیٹڈ چینل ہو، کیونکہ دیکھیں نا ہمارے جو ٹیچرز کا لیول ہے، یہ کیسی بدقسمتی ہے ہماری کہ اب یہ پرائیویٹ سیکٹر والے 30-35 ہزار دیتے ہیں ٹیچر کو، بیکن اور سٹی والے آپ کہیں سے چیک کر لیں، روٹس والے، اور وہ بہترین پڑھاتے ہیں 30-35 ہزار میں۔ ہم 70-80 ہزار دیتے ہیں اور ٹیچر کو کک نہیں آتا جاتا، اور آتا جاتا ہے تو وہ جو تھوڑا بہت آتا ہے وہ پڑھانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ایسی الٹ ایکویشن بنی ہوئی ہے، تو وہ ٹی وی چینل بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیں نا ہمارے گاؤں میں آج بھی انہوں نے مین پڑھانا ہے تو ساتھ وہ مین پڑھانا ہے، وومن کا کانسیپٹ ہی کوئی، ٹھیک ہے؟ مطلب جو انہوں نے کسی زمانے میں الفاظ پڑھے تھے وہ انہوں نے انگلش کا وہی تلفظ دینا ہے، اردو کا وہی تلفظ دینا ہے، وہی ہے، تو وہ ٹی وی چینل پہ بہت بڑا انقلاب ہوگا ان بچوں کے لیے۔ یہ تمام ٹیچرز پہ معذرت کے ساتھ اپلائی نہیں ہوتا ہے، تمام ٹیچرز کے حوالے سے یہ ایسی بیک سٹیٹمنٹ ہو جائے گی جو آپ بات کر رہے ہیں۔ بات بالکل درست ہے، میں اکثریت کی بات، جیسے ہم کہتے ہیں نا پاکستان غریب ملک ہے تو یہاں بڑے بڑے امیر لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت کی بات ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اکثریت ٹیچرز کی حالت اتنی بری ہے کہ آپ اگر فار فلنگ ایریا میں جاؤ، اب اسلام آباد کے یہ نکلے نا تھوڑا سا دیہاتی اسکولوں میں اسلام آباد رہا ہوں اسسٹنٹ کمشنر بھی، اور یہ ابھی لاسٹ میں گجرانوالہ میں وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈی سی کے اندر ہی ہوتی ہے، میری ادھر پوسٹنگ تھی۔ آپ ذرا ریموٹ ایریا میں جا کے دیکھیں، کیونکہ ہمارا نارمل پوش ایریا کی باتیں ہم کرتے ہیں، پوش ایریا کے لوگوں سے ملتے ہیں، ہماری ٹرمینالوجی اس طرح کی ہوتی ہے۔ اسلام آباد کے اسکولوں میں میں نے 3-3 انچ جو ہوتا ہے نا ڈسٹ، اس پہ بچوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔
डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है राय साहब, किसी और वक्त में इस पे डिटेल हम बात करेंगे कि हो क्या सकता है और मसाइल कहाँ पे खत्म हो रहा है मेरे पास जी। अच्छा, मैं जस्ट 30 सेकंड एक मैसेज छोटा सा देना चाहता हूँ सबको। वो ये है कि ये तमाम टीवी चैनल पे ये एक बात चल रही है कि फलां इतने मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी, कि खुदा के लिए ये जरा जुबान तब्दील कर लें। और ये पीटीवी ही लीड करता है हमेशा कि यहाँ से ये बात हो जाए कि हम ये कहें कि अल्लाह ताला ने फजलो करम किया और अल्लाह की मेहरबानी से इतने मरीज से याब हो गए। बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया राय साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग आपसे गुफ्तगू रही। और आई विश कि हम दोबारा भी इस टॉपिक पे खास तौर पर एजुकेशन के हवाले से जब बात हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। आप फार फ्लंग एरियाज़ की बात कर रहे हैं, आप उन गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ टीचर को ही इल्ज़ाम देना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा, उसमें दीगर भी अवामिल हैं, उन पर भी हमें बात करनी होगी। बहरहाल इस वक्त जो तब्दीली आ रही है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, इसको समहाउ आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत थी कि जदीद टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, उस हवाले से भी काम हो रहा है। और जो बच्चे घर बैठे में उनके लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ किया जा रहा है। और टेली स्कूल जो है, टेली स्कूल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के तहत वो बच्चे फ़ायदा उठा सकेंगे जो बहुत दूर दराज के एरियाज़ में बैठे में और शायद वो स्कूल्स भी नहीं जा सकते और वहाँ तक उनकी एक्सेस जो है वो बहुत मुश्किल है। जी मनाजिर, बहुत शुक्रिया नाहिद, मुझे मौका देने के लिए कि मैं भी कोई बात कर सकूं। और अभी आप बुलेटिन करेंगे ना, सारी पहुंचाएंगे हम, आप कंटिन्यू कीजिए वाइंड अप करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त इस सेगमेंट का वक्त तो ख़त्म नहीं हो रहा, बुलेटिन का टाइम हुआ है, आप तक न्यूज़ अपडेट्स पहुंचाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए।